और 1 साल और 2 साल के बीच में आप उस पैसे को निकालते हैं तो 1.5%, 1.5% उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसमें इसमें जानकारी जो सामने आती है वो ये कि 1,000 रुपये में भी आप इसमें अपना अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा आप निवेश कर सकते हैं वो 30 लाख रुपए है। कारण क्या है कि बैंक ड्यू डिलिजेंस करता है ताकि जो जिसका पैसा है उसी को मिले। यानी सीनियर सिटीजन 60 के बाद आप स्कीम में लगा सकते हैं। पहले उसमें 15 लाख रुपए तक की सीमा थी, अब वो बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी। इनकम टैक्स में छूट का लाभ मिल सकता है इसमें सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख तक का फायदा मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या आप जानते हैं कि भारतीय बैंकों के पास इस वक्त करीब 67,000 करोड़ रुपए की ऐसी रकम पड़ी है जिस पर आज तक किसी ने दावा ही नहीं किया है, जिसे लेने वाला कोई है ही नहीं। 1-2 हजार करोड़ नहीं, 67,000 करोड़ हमारे देश के बैंकों में, इतनी बड़ी रकम जिसे लेने वाला कोई नहीं है। यह वो पैसा है जो शायद आपके माता पिता या आपके दादा दादी के नाम से किसी पुराने खाते या फिर फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हो सकता है। अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट यह बन चुका है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने एक बहुत ही आसान तरीका शुरू किया है जिससे आप घर बैठे ये जान सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कहीं आप ही के परिवार से ये पैसा किसी ने बैंक में तो नहीं जमा करवाया था। इस 67,000 करोड़ में से कुछ पैसा कहीं आपका तो नहीं है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्वनी राणा साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। अश्वनी जी, 67,000 करोड़ रुपए, ये रकम पहली बार सुनते ही किसी भी आदमी के होश उड़ जाएंगे। हमारा देश जो अभी विकासशील देश ही है, अभी विकसित नहीं हो पाया, लेकिन 67,000 करोड़ रुपया हमारे देश के बैंकों में पड़ा है। और सोचिए, जहां पर पैसे को लेकर इतनी मारामारी है, वहां पर यह पैसा वो है जिसे लेने वाला ही नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कोई। ये बैंकों के पास पड़ा है और बैंकों को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हो गई और इसे लेने वाला क्यों नहीं मिलता कोई। क्या होता है कि भाई, पहले जितने लोग भी अपना बैंक में अकाउंट खोलते थे, डिपॉजिट करते थे, पैसा रखते थे, तो वो बैंकों में भी बहुत सारी डिटेल ली नहीं जाती थी। यानी वो एड्रेस भी अपना पूरा नहीं डालते थे, मोबाइल नंबर होते नहीं थे, फोन नंबर होते नहीं थे, ईमेल होते नहीं थे। तो इस तरह से मान लो कोई व्यक्ति है, उसने जमा करा दिया और वो चला गया, तो उसके परिवार को भी पता नहीं। बहुत सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो ये भी करते थे कि बच्चों के नाम एफडी बना देते थे। बच्चों के माँ बाप को ही नहीं पता, पर ग्रैंडफादर करके उन्होंने एफडी बना दी बच्चे की। उस बच्चे को तो पता ही नहीं है, लेकिन उनके बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारा पैसा बैंकों में उस समय का, इसलिए बाद में बैंकों में आया कि भाई पूरे केवाईसी भी हो, सारी उसके डिटेल हो, उसका नंबर हो, अल्टरनेट नंबर हो, एड्रेस हो, यानी जो आपका इंट्रोड्यूसर है उसका भी नंबर हो, ताकि किसी को ढूंढना है तो इंट्रोड्यूसर के थ्रू भी ढूंढा जा सके। तो ये सारा होते हुए ये पैसा जो है इस तरह से एक्यूमुलेट हो गया बैंकों में और वो बढ़ता गया। और बैंक जो है वो 10 साल तक पैसा जो भी अकाउंट में निकालते नहीं, तो 10 साल तक वो बैंक में रहता। 10 साल के बाद रिजर्व बैंक के पास चला जाता है, कस्टमर एजुकेशन फंड करके वो फंड होता है, और उस पैसे से जो है कस्टमर को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, इस तरह के काम चलते रहते हैं। लेकिन अभी ये पैसा बहुत बड़े स्केल पर जो है रिजर्व बैंक में इकट्ठा हो गया, और रिजर्व बैंक इसके ऊपर बहुत सारी चिंता भी कर रहा है और उसको कर रहा है। जैसे आपने बताया कि उद्गम का पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया कि भाई आप जाके देख लीजिए कि आपके परिवार का किसी का नहीं, मतलब आप में लॉग इन करके अपने किसी पेरेंट्स का, अपने ग्रैंडफादर का नाम डाल के सारी डिटेल कर सकते हैं। और अभी बैंकों के द्वारा उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कैंप चलाए जा रहे हैं लास्ट 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कि ढूंढिए लोगों को, उनसे पूछिए। यानी रिजर्व बैंक कंसर्न है कि लोगों का पैसा है, लोगों को वापस मिले। और मैं देख रहा हूं कि सरकारी बैंकों के साथ साथ इसमें प्राइवेट बैंकों की भी बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत सारा पैसा सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में भी पड़ा है। एक बार फिर से ये समझना जरूरी है कि हमारे परिवारों में किस तरीके से पैसे को जमा किया गया। जैसा पहले बता रहे थे, फोन नंबर नहीं लिए जाते थे, ईमेल आईडी नहीं लिए जाते थे, कई बार पता भी ठीक नहीं होता था, आपने शहर बदल लिया, अपना पता बदल लिया तो उसके बाद आपको पता नहीं चला। और दूसरी चीज ये सामने आती थी कि बैंकों के पास जब कोई उनका, मान लीजिए, उत्तराधिकारी पहुंचता है कि किसी फला व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो बैंक भी बड़ी आनाकानी करते थे।
उनसे फला फला डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेकर भी वो जब आता था तब भी हम देखते थे कि बड़ी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ता था। इतनी आसानी से बैंक मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि आप फला व्यक्ति के ही बेटे हैं या बेटी हैं या उसी के परिवार के मेंबर हैं जिसका यहां पर बैंक खाता है। और इस वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें आई और इसीलिए एक पोर्टल की अब शुरुआत आरबीआई की तरफ से की गई। इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर कई सारे बैंक जो हैं वो मौजूद हैं और यहां पर जाकर आप कुछ भी चेक कर सकते हैं कि आपका ये पैसा कहीं यहां पर पड़ा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल, वो रिजर्व बैंक ने और सरकार का भी उसमें कंसर्न था, तो उन्होंने रिजर्व बैंक के थ्रू उसको जो है वो किया कि भाई आप जाके इसको कीजिए ताकि जनता का पैसा जनता को मिले। और जहां तक आपने कहा कि भाई कारण क्या है कि बैंक ड्यू डिलिजेंस करता है ताकि जो जिसका पैसा है उसी को मिले, क्योंकि बहुत बार ही देखा जाता है कि कुछ फ्रॉड भी हो जाते थे। लेकिन अब उसी का समाधान निकालते हुए जो बैंकिंग एक्ट का अमेंडमेंट किया गया है इस साल, और उसके अंदर नॉमिनी की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले नॉमिनेशन होता नहीं था, फिर एक नॉमिनी आया। अब वो एक्ट के बाद जो है 4 नॉमिनी तक आप अपने अकाउंट में कर सकते हैं। और उसके अंदर भी 2 ऑप्शन रिजर्व बैंक ने दी है ग्राहक को कि आप साइमल्टेनियस ऑप्शन देना चाहते हैं, यानी आपने 4 नॉमिनी कर दिए, चारों को बराबर शेयर वो ले, या वो किसी को ज्यादा किसी को कम आप देना चाहते हैं, या सक्सेसिव, यानी आपने 4 नॉमिनी दिए, उसमें से जो पहला नॉमिनी अगर जिंदा है तो उसको पैसा मिलेगा, वो जो है बाकियों को देगा, या वो भी नहीं है तो दूसरा नहीं। यानी रिजर्व बैंक इसके ऊपर यही नहीं रुका कि उद्गम का पोर्टल बना दिया, आगे के लिए भी ऐसी समस्या ना हो उसके लिए भी समाधान निकाला गया और एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और नॉमिनी का जो है नंबर बढ़ाए गए और उसके लिए जो है सुविधा ग्राहकों को देने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक तो चाहता है, रिजर्व बैंक भी चाहता है, क्योंकि जिसका पैसा है उसको मिले, लेकिन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। लोगों को भी, भाई जिसको पता है कि नहीं है पता, हर आदमी मुझे लगता है उद्गम में जाकर उसको जो है वो रजिस्टर करके और उसको चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है उनके फोर फादर कहीं बैंक में उनके लिए खजाना कुछ छोड़ गए हो। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अश्विनी राणा साहब, और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कीम की जो खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। यानी कि हमें देख रहे वीडियो के लिए बड़ी खास बात है कि जो हमारे दर्शक हैं उनके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, वो खुद देखने वाले सीनियर सिटीजन है, उनके माता पिता हैं और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट तक उन्होंने जितनी जमा पूंजी इकट्ठा की है उसे वो किसी एक जगह पर रखना चाहते हैं और वहां से वो एक अच्छा खासा ब्याज लेना चाहते हैं। तो उनके लिए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप अच्छी पूंजी वहां पर डाल सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके लिए हर महीने कुछ इनकम का इंतजाम हो जाए, आप ये चाहते हैं, तो फिर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आपके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है जो सरकार लेकर आई है। इस स्कीम में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2 यानी कि 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी कि 3 महीने में आप अधिकतम जो है इसमें 61,500 रुपए तक का ब्याज हासिल कर सकते हैं। मोटा मोटा आप समझे तो हर महीने आप 20,500 रुपए ले सकते हैं और इस पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अश्विनी राणा साहब, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमने सुना बहुत है इसके बारे में, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें यह नहीं पता है कि उन्होंने अपने जीवन भर काम करके जो पैसा जमा किया उसे क्या कोई ऐसी सरकारी योजना है जहां पर वो रख सकते हैं और उससे हर महीने कुछ इनकम उन्हें हो सकती है ताकि पैसे उन्हें किसी से मांगने ना पड़े, उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी पर। बिल्कुल, देखिए सरकार ने ये जो स्कीम जो शुरू की थी उसका मकसद ये था कि रिटायरमेंट जरूरी नहीं कि आप सर्विस से रिटायर हुए हैं, चाहे प्राइवेट से या कहीं से, आप बिजनेस में भी थे, आप सेल्फ कोई अपना काम कर रहे थे, फिर भी यानी सीनियर सिटीजन 60 के बाद आप इस स्कीम में लगा सकते हैं। पहले उसमें 15 लाख रुपए तक की सीमा थी, अब वो बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। यानी आप एक नाम पर 30 लाख रुपए, और उसमें ज्वाइंट अकाउंट रहता है हस्बैंड और वाइफ का, आप उसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि पहला नाम वाइफ का रख के और अपना भी रख सकते हैं, यानी 60 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो जो इनकम आपने बताई उसकी डबल इनकम उनको मिल सकती है, यानी वो 40,000 से ज्यादा महीने का कमा सकते हैं। और ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में नहीं है, सरकारी बैंकों, बाकी बैंकों में भी है।
और ये स्कीम जो है सरकार की स्कीम है, यानी सरकार इसको सपोर्ट करती है। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि इसमें एक तो जो इंटरेस्ट जो रेट है वो हर क्वार्टरली तो सरकार स्कीमों का जो है रिवाइज करती है, जनरली वो कंटिन्यू करता है। दूसरा, इस स्कीम के अंदर लॉक इन पीरियड है, यानी आपको 5 साल तक उस पैसे को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 3 साल और आप उसको स्कीम को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 5 साल तक रखना ही पड़ेगा। अगर आप 5 साल तक नहीं रखते और 1 साल में ही निकालते हैं तो आपको जो है कोई इंटरेस्ट उसमें मिलेगा नहीं, और जो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट भी हो गया तो वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से निकाल लिया जाएगा। और 1 साल और 2 साल के बीच में आप उस पैसे को निकालते हैं तो 1.5%, 1.5% उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और 2 साल के बाद निकालते हैं 5 साल से पहले तो 1% की पेनल्टी लगेगी आपके अमाउंट पर। तो वो ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि सारा पैसा जो भी हमारे रिटायरमेंट में मिला है इस स्कीम में ना डालें। इसके अलावा भी आप बैंकों में भी जो सीनियर सिटीजन को आधा % ज्यादा बाकियों से मिलता है वहां भी पैसा रख सकते हैं, वहां भी मंथली इनकम की स्कीम रहती है। तो एक जगह कभी भी रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं लगा के रखना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसा ऐसा लिक्विडेट रखना चाहिए कि जो इमरजेंसी में आप जिसको निकाल सकें। इसमें जानकारी जो सामने आती है वो ये कि 1,000 रुपए में भी आप इसमें अपना अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो पैसा आप निवेश कर सकते हैं वो 30 लाख रुपए है। ये 30 लाख रुपए आप हर साल में कुछ अमाउंट जोड़ सकते हैं, या एक साथ ही ये सारा अमाउंट आपको देना होगा? नहीं, एक वन टाइम अकाउंट ये जो है पैसा जो है जमा होता है एक ही बार में आप। लेकिन अगर आपका 30 लाख टोटल नहीं है तो आप और अकाउंट उसमें खोल सकते हैं, मतलब उसमें पैसा दूसरा अकाउंट खोल के पैसा 30 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। और इसमें ब्याज जो मिलेगा वो आपको हर 3 महीने में मिलेगा, ये मंथली ब्याज नहीं मिलता यहाँ पर? हाँ, क्वार्टरली ब्याज मिलता है इसकी फैसिलिटी। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्वार्टरली नहीं चाहिए, भाई कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पेंशन भी मिल रही है, वो चाहते हैं क्वार्टरली ना मिले तो उनको कम्युलेटिव मिल जाता है, यानी उनको जब इकट्ठा मिलता है तो 30 लाख रुपए का 5 साल के बाद लगभग 42 लाख रुपए उनको पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स में इसमें 80C में वो कोई रिबेट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट के अंदर जैसे पीपीएफ में इंटरेस्ट में छूट होती है, इसमें ऐसी कोई छूट नहीं है। और मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल का है, इसे कैसे समझेंगे हम? भाई 5 साल से मैंने केवल बताया कि 5 साल से पहले आप निकालना चाहते हैं तो आप अगर 1 साल से पहले ही निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर 1 साल हो गया आपको अकाउंट को खोले हुए और 2 साल से पहले आप लेना चाहते हैं तो 1.5% पेनल्टी लगेगी अमाउंट के ऊपर आपको। और आपने अगर इंटरेस्ट ले लिया है तो वो आपके प्रिंसिपल जो अमाउंट आपको दिया जाएगा, 30 लाख मान लो दिया, और उसमें आपने 1,20,000 रुपए कम से कम 22,000 अगर ले लिए हैं तो प्रिंसिपल में से काट के वो आपको दिया जाएगा। और 2 साल के बाद निकालते हैं तो 1% आपको पेनल्टी है, यानी 5 साल तक आपको उसको रखना पड़ेगा। उसको 8 साल भी कर सकते हैं, 3 साल बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई फर्दर 5 साल के लिए ना बनाऊं, इसी को मैं कंटिन्यू कर लूं, तो 3 साल फर्दर उस स्कीम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट का लाभ मिल सकता है इसमें? सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख तक का फायदा मिलता है अगर आपने पैसा इसमें लगाया है, वो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वैसे उसके अंदर कोई और बेनिफिट नहीं है। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए मौजूदा स्कीम्स को तुलना करें, कंपेयर करें, तो आप इस स्कीम को कहां पर रखेंगे? टॉप पर रखेंगे? आपको लगता है इससे बेहतर कुछ स्कीम्स अवेलेबल हैं? नहीं, टॉप पर ये है कि एक तो ये सिक्योरिटी वाइज ये गवर्नमेंट की बैकअप के साथ है, यानी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में खाता खुल रहा है, लेकिन जो फंड है वो गवर्नमेंट इसको सीधा इस्तेमाल कर रही है और गवर्नमेंट ही रिटर्न की गारंटी देती है। लेकिन इसके साथ साथ जो बैंक की जो स्कीम है, एफडी है, जो मंथली इनकम है, वो भी लोग करवा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई फंड्स को डाइवर्ट करके रखना चाहिए, एक ही जगह सारा फंड जो है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। तो ऐसा लिक्विडेट होने वाला फंड भी होना चाहिए कि जिसमें कभी भी आप बैंक की अगर एफडी है,
आप एफडी नहीं तोड़वाना चाहते, आपको इमरजेंसी है, तो आप पार्ट का भी उसका जो है ब्रेकअप कर सकते हैं और एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी आपको सुविधा नहीं है, आपको 5 साल तक कंटिन्यू उसको करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बहुत ही एक अहम स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमने समझी और साथ ही ये भी समझा कि 67,000 करोड़ रुपया जो हमारे देश के बैंकों में पड़ा है अनक्लेम्ड, उसे अगर आप चाहें तो क्लेम कैसे कर सकते हैं अगर वो आपके या आपके परिवार से जुड़ा हुआ है तो।